जैसे पहली क्लासेस में मुझसे पूछा गया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, वो कैसे निकालते हैं, जो भी है। owed to us, owed by us, profit on sales, profit on cost, ये कुछ टर्म्स, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं अकाउंट्स में कहीं कहीं। आप लोगों में से कुछ लोग इनको के सामने ये आए होंगे, कुछ के सामने भी नहीं आए होंगे और आगे आएंगे। आगे नहीं आए हैं तो आगे आएंगे आपके पास। तो इन शब्दों को हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई चीज डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो पहले मुझसे पूछ लें आप लोग। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज ये बताई थी कि हम पहले जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम लेजर बनाते हैं। और आप लोगों को बोलना पड़ेगा ना बीच बीच में जो मैं पूछ रहा हूँ। जर्नल हम बनाते हैं, फिर हम लेजर बनाते हैं। और मैंने ये बताया था जर्नल, और फिर उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाने को कहते हैं समराइजेशन, है ना। तो जर्नल हमारा रोजनामचा है और ये लेजर खाता बही है, इसको हम रोजनामचा भी कहते हैं हिंदी में, रोजनामचा। इसके अंदर हम पहले एंट्रीज करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम खाता बही के अंदर सबके खाते बनाते हैं, हर अकाउंट का। और फिर हम जब साल खत्म हो जाता है तब हमें बिजनेस का अंतिम सारांश निकालना पड़ता है। समराइजेशन माने सारांश। सारांश मतलब हम ये जानना चाहते हैं भाई कुल मिला के ये बताओ कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सारांश कैसे, आपका कैसे सारांश आप निकालते हैं एंड ऑफ द ईयर। अभी तक चलो ठीक है, कोरोना है, सब चीजें थोड़ी सी बदली हुई है, नहीं तो क्या कहते हैं पेरेंट्स बताते हैं भाई तुम ये सब छोड़ो, इधर उधर की बातें मत करो, ये बताओ तुम पास हुए कि फेल हुए, तुम्हारे नंबर कितने हैं, बाकी ये बताओ हमने इतनी मेहनत की, हमने ये किया वो किया, ये सब कहानी बहानी कुछ मत सुनाओ, बस कुल मिला के ये बताओ कि तुमको नंबर कितने आए, बस ये बता दो। तो उनको तुम्हारा आपका परफॉर्मेंस जो आपने साल भर किया है या 6 महीने किया, 3 महीने किया, जब भी जैसे भी एग्जाम, उसका निचोड़ चाहिए। किसमें चाहिए उनको, उसका निचोड़ किसमें चाहिए, उस एक संख्या में चाहिए, उस नंबर में चाहिए। वो नंबर 0 से लेकर 99 के बीच की है या 100 के बीच की, मान लीजिए 100 बच्चे, 100 आउट ऑफ 100 भी आए किसी, उसके बीच की कोई संख्या है जो आपके पूरे परफॉर्मेंस को, आपकी पूरे कार्य को, आपकी पूरी पढ़ाई को, जो आपका पूरा आपकी मेहनत है या काम चोरी है, जो कुछ है उसका वो निचोड़ है, उसका वो निचोड़ वो बता देती है। बिजनेस में भी होता है। बिजनेस के अंदर साल के अंदर सारांश के अंदर हम अंतिम खाते बनाते हैं जिसको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। हम अंतिम खाते बनाते हैं, हम फाइनल अकाउंट जिसको कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमें बताते हैं बिजनेस का सारांश, बिजनेस के एंड में प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में? नो सर। नो सर। आपको ये मालूम है जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, ये तो सबको क्लियर है। मैंने बताया था लेजर बना, लेजर बनाना सबको आता है, क्लास के अंदर लेजर बनाना सबको आता है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने फिर आपको एक चीज और बताई थी कि जब लेजर हम बनाते हैं तो हर लेजर अकाउंट का, लेजर के अंदर जो खाते होते हैं जिसको हम सिर्फ खाता भी कहते हैं, हर लेजर अकाउंट का एक बैलेंस होता है। मैंने बात बताई थी आपको, एक बैलेंस होता है। मैंने आपसे ये कहा था उसका एक बैलेंस, एक्स का जिसको हिंदी में हम कहते हैं शेष होता है। तो बता सकता है बैलेंस कितने तरह के हो सकते हैं? सर 2 टाइप के। हाँ, तो बैलेंस 2 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? डेबिट डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल, बैलेंस, डेबिट बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। अच्छा, डेबिट बैलेंस कब होता है? डेबिट बैलेंस कब होता है? जब डेबिट साइड का टोटल बड़ा होता है तो डेबिट बैलेंस होता है। जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तब डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस कब होगा? जब डेबिट टोटल, डेबिट का शेष टोटल, हम कॉलम में जो एंट्री कर दी हमने, सारी एंट्री कर दी हमने डेबिट क्रेडिट में, जनरल लेजर में, उसके बाद हम टोटल निकालते हैं। टोटल डेबिट साइड इज ग्रेटर देन, ज्यादा है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड के योग से, जो योग है टोटल है डेबिट का, वो क्रेडिट के योग से ज्यादा है, तब उसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। इसी ढंग से अगर मैं क्रेडिट बैलेंस की बात करूं तो क्रेडिट बैलेंस के अंदर भी हमारा यही रहता है कि जब क्रेडिट साइड का जो टोटल है हमारा,
क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो हमारा ज्यादा है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर। ये ज्यादा है हमारे टोटल ऑफ डेबिट साइड। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो नो सर। आप कोई मुझे बता सकता है कि डेबिट बैलेंस किस तरह के खातों के होते हैं? सर एसेट Sir, एक्सपेंस एंड ड्राइंग। एसेट और एक्सपेंस, एसेट्स के जितनी भी संपत्तियां हैं, जितनी भी एसेट्स हैं उनके, और एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस और लॉसेस भी, मान लो चलो एक्सपेंसेस लॉसेस एक साथ भी ले सकते हैं, ये इनके सबके डेबिट बैलेंस होते हैं। ये सब डेबिट साइड इनकी ज्यादा होगी, इनके कभी भी क्रेडिट साइड ज्यादा नहीं होगी। और दूसरा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस किस किस का होगा? लायबिलिटीज, लायबिलिटी, कैपिटल का, रेवेन्यू, कैपिटल का, लायबिलिटीज का, रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स का। जितने भी रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स वगैरह है, प्रॉफिट्स है, गेन है, लाभ है ना, लाभ, हानि का डेबिट, लाभ का क्रेडिट, है ना, रेवेन्यूज, प्रॉफिट, गेन, ठीक है, इनकम, ये सब इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि एसेट्स, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, एसेट्स में अगर मैं एक्सपेंसेस को जोड़ दूं, मैं एक इक्वेशन थोड़ी अलग कर, इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यूज, तो ये बराबर होगा। अगर मैं किसी तरफ, एक तरफ टोटल लगाऊं, किसका टोटल लगाऊं? एसेट्स और एक्सपेंस का, और एक तरफ टोटल लगाऊं लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू का, तो इन दोनों का टोटल जितने भी अकाउंट्स हैं, मतलब ये क्या टोटल, क्या मतलब आप सबसे टोटल क्या, यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि जो भी मेरे एसेट्स के जितने खाते हैं, उन सारे एसेट्स का बैलेंस, वो डेबिट बैलेंस होगा, तो उनका सबका बैलेंस। मेरे जितने भी एक्सपेंसेस के खाते, मेरे जितने भी एक्सपेंसेस के खाते हैं, इन सब का बैलेंस अगर मैं लूं, एसेट्स का और एक्सपेंस का, इन सब का बैलेंस लूं और उन सबको बैलेंसेस को जोड़ दूं, एसेट्स और एक्सपेंस। इसी ढंग से मैं सारी लायबिलिटीज का बैलेंस लूं, कैपिटल का बैलेंस लूं, रेवेन्यू का बैलेंस लूं और इन सबको जोड़ दूं, इन सबके बैलेंसेस को जोड़ दूं, बैलेंसेस जो शेष है, जिनके जो शेष है उनका बैलेंसेस को जोड़ दूं। तो ये जो बैलेंसेस हैं हमारे, इन बैलेंस का टोटल और इस बैलेंस का टोटल हमेशा बराबर आएगा, बराबर आएगा, इक्वल आ जाए, बराबर। एसेट्स एक्सपेंस के बैलेंसेस को जोड़ूं, लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू के बैलेंस को जोड़ूं, तो बराबर आएगा। इसलिए एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उस स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस, हिंदी में उसको कहते हैं तलपट, हम उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, हिंदी में उसको बोलते हैं तलपट। ये क्या करता है? ये एक डेट पर बनता है, ये ध्यान रखना, एक डेट पर बनता है। इसको हम आगे और बात करेंगे इसके बारे में। इसके अंदर मैं एक तरफ सारी एसेट्स के बैलेंसेस लिखता हूँ और सारे एक्सपेंसेस के बैलेंसेस लिखता हूँ, जितने एसेट्स के बैलेंस एसेट्स। दूसरी तरफ मैं लायबिलिटीज के बैलेंस लिखता हूँ, कैपिटल के बैलेंस लिखता हूँ, रेवेन्यूज, गेन्स, प्रॉफिट वगैरह के बैलेंस लिखता हूँ, रेवेन्यूज, गेन्स, प्रॉफिट, इन सब के बैलेंस। यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस लिखा है, लेकिन यहाँ पे भी लॉसेस भी। तो इन सारे बैलेंसेस का जो मैं अगर इन सबको जोड़ूंगा और इन सबको जोड़ूंगा, तो ये दोनों टोटल मेरे बराबर आएंगे। ये जो टोटल आएगा एसेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस का, और लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का, ये दोनों टोटल मेरे बराबर आएंगे। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये दोनों टोटल मेरे बराबर। ये पहचान है, ये टोटल जो बराबर अगर आ रहा है, तो ये पहचान है कि आपने बुक्स में गलतियां शायद नहीं की, शायद मतलब ये प्रूफ नहीं है कि नहीं की होगी, कुछ गलतियां हैं जो ये बराबर होने से भी नहीं छिपती, लेकिन ये मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि अगर एसेट्स एक्सपेंसेस का योग के बैलेंसेस का, उनके शेषों का योग, और कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यू के शेषों का योग
अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो मतलब हम कह सकते हैं मोटे तौर पे कि गलतियां नहीं हुई। ये बात समझ में आई सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और कहने जा रहा हूँ कि जब मैं इधर लिखता हूँ तो इधर 2-3 चीज लिखता हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो साल भर में सामान खरीदा वो मैंने लिखा, जिसको कहते हैं परचेजेस। परचेजेस लिखिए। मान लीजिए मैंने इस साल बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और मैंने जो है साल भर के अंदर जो है अपनी परचेजिंग की है 1 लाख रुपए की मैंने परचेजिंग की। अब मेरा प्रश्न आपसे बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने 1 लाख, अच्छा इसको ऐसा करता हूँ, एक सिंपल करते हैं। मान लीजिए मैं जो हूँ स्टेपलर का बिजनेस करता हूँ, अभी थोड़ी देर के मान सिर्फ स्टेपलर बेचता हूँ। एक थोड़ी देर में मान लेते हैं, इसको सिंपल बनाने के लिए 1 लाख रुपए की स्टेपलर खरीदो और एक स्टेपलर की कीमत 100 रुपए है, तो कोई मुझे बता सकता है मैंने कितने स्टेपलर खरीदे होंगे? एक स्टेपलर 100 रुपए का है, 1000. मैंने 1000 स्टेपलर खरीदे होंगे, 1000 यूनिट्स, इकाइयां, 1000 इकाइयां यूनिट्स ऑफ स्टेपलर एट द रेट ऑफ रुपीज कितने, किस रेट पे खरीदे? एट द रेट ऑफ, उसका जो रेट था वो था 100 रुपए ईच, 100 रुपीज, 100 रुपए ईच, एक 100 रुपए, 1000 स्टेपलर। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने साल भर ये स्टेपलर बेचे और साल के अंदर मेरे पास 150 स्टेपलर बच गए, 150 स्टेपलर बच गए। तो कोई मुझे ये बताए कि ये स्टेपलर जो 150 रुपए मेरे बच गए, इनको मैं कहता हूँ स्टॉक। कब बचे? एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में। बिल्कुल सही है, तो इसको मैं क्लोजिंग स्टॉक बोलूंगा कि साल के अंदर। तो मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना है छोटा सा कि ये 150 स्टेपलर जो बच गए, तो क्या ये 150 स्टेपलर्स 1000 के अंदर इंक्लूडेड हैं कि इंक्लूडेड नहीं है? इनका आपस में कोई रिलेशन है कि आपस में कोई रिलेशन नहीं? मेरा प्रश्न सर है। सर है. शिवम पाटीदार कह रहा है। अच्छा, क्या है ये 150 1000 में से ही है कि अलग है? सर उसमें से ही है। शिवम का कहना है कि 1000 में से ही है। कुछ बच्चों की जवाब आवाज नहीं निकल रही है, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करें क्लास का। मुझे आप सबसे पार्टिसिपेशन, ये राम तुम मुझसे भी बोलना है, संस्कृति तुमको भी बोलना है, शिवम तुमको, वो क्या शीतल, रोहित कुमार दुबे आप बोलो बीच में, क्या मुझे समझ में आना चाहिए क्या? एक तो मैंने आपको कंपल्सरी नहीं किया हुआ है कि आप वीडियो ऑन रखें अपना, नहीं तो मैं क्लास के बाहर कर देता हूँ। तो इसके बाद तो आपको बोलना है क्लास के अंदर, मुझे लगना चाहिए कि हाँ सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें और सभी जाके बैठे क्लास के अंदर, ठीक है? हाँ, ये चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि ये 150 स्टेपलर में जो बच गए हैं साल के अंत में, हमने 1000 स्टेपलर खरीदे थे, 150 जो बच गए, ये 150 स्टेपलर इस 1000 के अंदर इंक्लूडेड है कि नहीं है? सर इंक्लूडेड है 1000 में। 1000 में इंक्लूडेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यहाँ पर 1000 स्टेपलर्स की लागत को दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर 1000 स्टेपलर्स की जो मेरी लागत है वो 1 लाख रुपए दिखा रहा हूँ, तो ये जो 150 स्टेपलर मेरे पास बच गए हैं, अगर मैं इनको भी ट्रायल, इसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पर मैं अगर क्लोजिंग स्टॉक दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं क्लोजिंग स्टॉक दिखाता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक दिखाता हूँ, तो 150 स्टेपलर, एक स्टेपलर 100 रुपए का, तो 15,000 रुपए की स्टेपलर होगा, यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैं एक ही चीज को 2 बार दिखा रहा हूँ कि, मतलब एक ही चीज को 2 बार दिखा रहा हूँ कि नहीं दिखा रहा हूँ, ये बताइए मुझे। दिखा रहे एक ही चीज को एक ही चीज को मैं 2 बार दिखा दूंगा ना। ये 15,000 जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो 15,000 के जो स्टेपलर यहाँ दिखा रहा हूँ अलग से जो बच गए, ये इस 1 लाख के अंदर पहले से ही शामिल है, पहले से ही शामिल है कि नहीं है? Yes, sir. इसलिए जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते हैं, कंडीशन में दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते हैं। और ट्रायल बैलेंस के नीचे ये जो टोटल मैंने आपको बताया था, ये टोटल अगर मैंने लगा दिया है ट्रायल बैलेंस का, ये ट्रायल बैलेंस को यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है, दोनों साइड का टोटल लगा के,
और मेरा ट्रायल बैलेंस यहाँ पे खत्म हो गया है। इसके नीचे जानकारी देने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मैं सिर्फ ये बताता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपए का। मैं कहाँ बता रहा हूँ, नीचे अलग से बता रहा हूँ। मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर इसलिए नहीं लिख सकता इसको, इसलिए नहीं लिख सकता कि 15,000 इस 1 लाख के अंदर पहले से ही इंक्लूडेड है, पहले से इंक्लूडेड। सर हाँ सर, आप कह रहे कुछ कंडीशन में दिखाते हैं, वो मैं आता हूँ, उस पॉइंट पे आता हूँ। ये पहले से इंक्लूडेड है, इसलिए इसको सिर्फ ये बताने के लिए कि क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी हमें बिजनेस का लाभ हानि निकालने के लिए जरूरत पड़ती है। इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के साथ दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते। मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये 15,000 1 लाख में पहले से इंक्लूडेड है। मैं यहाँ पर उसको नहीं दिखाऊंगा, मैं उसके नीचे अलग से जानकारी के लिए दिखा दूंगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे सबको? यस सर। यहाँ Yes, तक तो sir. कोई डाउट नहीं। यस सर। लेकिन मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, थोड़ी देर के लिए मानिए, और उस बिजनेस के अंदर मैं स्टेपलर खरीद के लाता हूँ और बेच देता हूँ। और आपको मैं यहाँ पे एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब मैं स्टेपलर खरीद के लाता हूँ तो खरीदने की लागत और कोई नहीं है। मैं मंडी जाता हूँ, कौन सी मंडी, मेरी सब्जी बेचने का काम है। मान लीजिए कोई एक ठेला वाला है जो ठेले पे सब्जी बेचता है, वो शहर से 3-4-5 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी जाता है, वहां से सब्जियां खरीद के लाता है। तो वहां से अपने घर तक सब्जियां लाने के लिए उसको एक लोडिंग रिक्शा लेता है, क्योंकि वहां से ठेला लाएगा तो बहुत दूर पड़ेगा और मेहनत भी बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो वो जल्दी एक लोडिंग रिक्शा लेता है और उसके अंदर डालता है और सब्जी घर ले आता है, अपने ठेले पे लगा के बेचता है। या मान लीजिए ठेले पे नहीं बेचता, एक दुकान है सब्जी की उसकी, तो दुकान पे लाने के लिए मंडी से सब्जी किसी लोडिंग रिक्शा में कर, तो जो सब्जी अगर उसने 3,000 रुपए की सब्जी खरीदी और 300 रुपए का उसने भाड़ा दिया है सब्जी को अपने घर तक लाने के लिए, तो वो सब्जी 3,000 की सब्जी और 300 का भाड़ा जो उसने घर तक लाने के लिए दिया लोडिंग रिक्शा, तो उसके घर में आके सब्जी कितने की पड़ी? 3,300 की, 3,300 की। यहाँ जो 300 रुपए का जो भाड़ा दे रहा है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये ऐसे खर्चे हैं जो सीधे सामान पर हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए ये स्टेपलर मैं खरीदता हूँ, इसके ऊपर मेरे कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ऐसा मान लीजिए। मैंने किसी से 1,000 स्टेपलर खरीदा, उस बंदे से बात हो गई थी कि भैया ये 1,000 स्टेपलर के 100 रुपए एक स्टेपलर के तू मेरे को घर पर पहुंचा कर देगा, मैं और कोई भाड़ा नहीं देने वाला हूँ, तेरे से रेट हो, उसने रेट में जोड़ लिया होगा, उसने हो सकता है पहले जोड़ा, लेकिन वो मेरे को घर पे लाके मेरी दुकान पर या मेरे यहाँ पे 1,000 स्टेपलर देके जा रहा है। तो मेरी लागत इस स्टेपलर को खरीदने की 1,000 सिर्फ 1 लाख रुपए, मैं और कोई खर्चा इसके ऊपर नहीं कर रहा। ये बात सबको क्लियर है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया यहाँ तक? यस सर। अब Yes, मैं sir. आपसे कहता हूं कि इस 1,000 स्टेपलर जो 1 लाख रुपए के हैं, इसके अंदर मैंने 150 स्टेपलर नहीं बेचे और 150 स्टेपलर की कीमत है 15,000 रुपए। तो मैंने जो स्टेपलर खरीदे, अब मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट से कह रहा हूं, मैंने जो स्टेपलर खरीदे इसको मैं कहता हूं परचेजेस। ये है मेरी परचेजेस, क्रय, ये क्रय है मेरा, कितने का? 1 लाख। ये 1 लाख रुपए का मेरा क्रय है। इसके अंदर जो मेरे पास बच गए स्टेपलर, इसको मैं बोलता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, जो बच गए। ये कितने के बच गए? 15,000। तो 15,000 रुपए घटा दो। अब जो मेरे पास बचा 1 लाख में से जब 15,000 मैंने घटा दिए, तो मेरे पास जो 85,000 आए, 85,000 आए, इसको मैं बोलता हूं जो मैंने माल बेचा उसकी लागत, विक्रय किए गए माल की लागत, इसको मैं बोलता हूं विक्रय किए गए, बेचे गए माल की लागत, इसको मैं बोलता हूं बेचे गए माल की लागत। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
बेचे गए माल की लागत जो है 85, जो माल बेचे ही नहीं उसको मैं क्यों जोड़ूं? अब मैं देखूंगा कि जो मैंने माल बेचा, बेचे गए माल की लागत अगर मेरी 85,000 रुपए है, अब मैं देखूंगा कि 85,000 का सामान मैंने कितने रुपए में बेचा। तो अगर मैंने इसको 90,000 में बेचा है तो जो अंतर है वो मेरा प्रॉफिट है। 90,000 में बेचा, मान लो मैंने 90,000 में बेचा, ये मेरी सेल्स है, ये मेरी सेल्स है, ये मेरी बिक्री है, ये दिस इज माय सेल्स, ये मेरा सेल्स है। तो ये जो 5,000 रुपए का डिफरेंस है, ये 5,000 रुपए का डिफरेंस, ये है बिजनेस का प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि जो मैंने माल बेचा है उसकी लागत क्या है और जो मैंने बेचा उसको कितने में बेचा। मेरी लागत घर में कितनी पड़ी? 85,000 रुपए का पड़ा वो सामान जो मैंने बेचा। मैंने बेचा कितने में? 90,000, तो 5,000 का प्रॉफिट है। यहां तक किसी को डाउट है कुछ? नो सर। नो। अगर हाँ बोलिए बोलिए। सर वो जो सेल्स की कॉस्ट है 90,000, सेल्स उसको की भी show ना करेंगे ना trial सेल्स balance? की कॉस्ट नहीं बोलते उसको, सेल्स की कॉस्ट उसको बोलेंगे सेल्स का अमाउंट, रेवेन्यू जो हमारे को सेल्स की विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेल्स प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू बोल सकते हो, सेल्स का विक्रय मूल्य बोल सकते हो। तो कॉस्ट हम हमेशा परचेज के साथ वर्ड यूज करते हैं। हमारे लिए जो विक्रय वो सामने जो उसने खरीदा वो उसको कॉस्ट बोलेगा, हम नहीं कॉस्ट, हमारे तो वो प्राइस सेल की वैल्यू है, विक्रय का मूल्य वो हम, हाँ तो विक्रय का मूल्य 85,000 की लागत की चीज हमने 90,000 में बेची। हाँ आप बोलिए, अब क्या कह रहे हैं और आगे बोलिए। सर तो इसको हम शो करेंगे ट्रायल बैलेंस? ये तो सेल्स आते ही ना, ट्रायल बैलेंस जब हम दिखाते हैं तो शायद ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट लायबिलिटीज का जो रेवेन्यू है उसको हम सेल्स दिखाएंगे, बिल्कुल सेल्स दिखाएंगे। यहाँ पे 90,000 रुपए के विक्रय दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। और सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 85,000 है और बेचा उसे 90,000 में, तो प्रॉफिट भी शो करेंगे क्या? प्रॉफिट नहीं शो करेंगे, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस बना के अलग से निकालेंगे, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर हम बताए, मैं ट्रायल बैलेंस में क्या दिखाऊंगा मैं आपको भी बताता हूँ। नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो 5,000 का प्रॉफिट है वो हम अलग से नहीं शो करते, वो हम शो नहीं करते ट्रायल बैलेंस। सर वो 90,000 के अंदर ही इंक्लूड है। हाँ अभी तो ऐसा कह सकते हो कि 90,000 के अंदर इंक्लूड है। बहुत बढ़िया, अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि 90,000 के अंदर इंक्लूड है, बिल्कुल है, इंक्लूड है। 90,000 के अंदर प्रॉफिट तो मिला ही है अपने को, बिल्कुल मिला। 5,000 का डिफरेंस आ गया तो मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए, आप 90,000 में बेचेंगे तो 90,000 रुपए मिलेंगे ना आपको? यस। कैश आएगा ना? हाँ। कैश आएगा या डेटर आएंगे शीतल? यस सर। तो आप ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या दिखाओगे पता है? आपने जब इतनी बात पूछी है तो मैं वही क्लियर कर दूं। आप लोग बहुत अच्छा सोच रहे हो, सही डायरेक्शन सही जा रहा है आपको, बहुत बढ़िया। कैश या फिर डेटर्स आप 90,000 के दिखाओगे, 85,000 के दिखाओगे। 1 लाख के खरीदे ना आपने, 1 लाख के खरीदे थे तो नहीं सॉरी, आपने बेचा 90,000 में, तो 90,000 रुपए आप कैश या डेटर्स में दिखाओगे ट्रायल बैलेंस में। तो आपका ट्रायल बैलेंस इस ढंग से टैली हो जाएगा। आप डेबिट के अंदर 90,000 रुपए दिखाओगे कैश या डेटर्स में, और क्रेडिट में दिखाओगे 90,000 की विक्रय, तो आ जाएगा ट्रायल बैलेंस, टैली हो जाएगा। अब आप ये मुझसे कहोगे कि सर ये 1 लाख का जो खरीदा था इसका क्या हुआ, समझे आप मुझसे कहोगे कि सर ये जो हमने 85,000 का COGS है इसका क्या हुआ, तो मैं आपसे ये कहूंगा मैडम कि जब मैंने 1 लाख का खरीदा था, मान लीजिए मैंने उधार में खरीदा थोड़ी देर के लिए, मान, तो मैं जब 1 लाख डेबिट में दिखाऊंगा तो मैं क्रेडिटर्स, लेनदार भी तो दिखाऊंगा क्रेडिट में। ये क्रेडिट में 1 लाख के, तो मेरा ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। तो जो मैं माल बेच रहा हूं उसके लिए मैं एसेट्स में कैश या डेटर्स दिखा रहा हूं,
जो मैं माल खरीद रहा हूं उसके लिए मैं लायबिलिटीज दिखा रहा हूं, तो मेरा तो ट्रायल बैलेंस दोनों साइड टैली हो गए। सर और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हम उसकी बात मैं करता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वाला समझ में आ गया ना, बेचेंगे तो भी आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, और जो खरीद रहे हैं वो भी डेबिट और क्रेडिट में दोनों में आ रहा है। ठीक है, यस सर। अब मान लीजिए मैं एक ट्रायल बैलेंस ऐसा बना रहा हूं, इस ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं डेबिट की तरफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाता हूं, और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है मेरा, 85,000 रुपये, 85,000। और लेकिन खरीदा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं खरीदी थी, मैंने 1,00,000 रुपए के सामान खरीदा, तो मेरे क्रेडिटर्स तो दायित्व जो है मेरे, जिनको देना है पैसा वो तो मुझे 1,00,000 रुपए देना है, सामान तो मैंने 1,00,000 का खरीदा। अब डिफरेंस आ जाएगा। तो जब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर COGS दिखाते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत, तो उस केस के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है, वो तो घटा दिया है आपने। ये बात सर इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे? सॉरी सर इसमें अभी ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाया जाएगा? अरे अभी मैंने ओपनिंग स्टॉक में बात ही नहीं की, अभी जितनी बात कर रहा हूँ अभी मैंने ओपनिंग स्टॉक, मैंने तो आपको 2 ही आइटम दिए थे। ओपनिंग स्टॉक में मैं आता हूँ, आपका जो क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको सिर्फ 2 आइटम दिए थे, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। मैंने अभी डायरेक्ट एक्सपेंस भी नहीं लिए, मैंने ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिया, अभी उसको एक एक करके लेके आऊंगा मैं, अभी मैं लेके सारे एक चीज साथ नहीं। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं अभी आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाएगा, तो मैं COGS क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाऊंगा। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब एक चीज ये लेते हैं कि इस साल मेरे पास एक 15,000 का सामान बच गया। ये कैसा बच गया? ये बिका नहीं। जब अगला साल चालू होगा तो ये पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। मतलब अगर मैं ईयर 1 की बात करता हूँ, एक पहले वर्ष की बात करता हूँ, तो पहले वर्ष मैंने, पहला वर्ष था बिजनेस का, मेरी परचेजेस एक काम करते हैं, इसको ऐसे दिखाता हूँ, देखिए ये मेरी परचेजेस है, ये मेरी परचेजेस है, ये मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस में इंक्लूडेड। मेरे बिजनेस का पहला वर्ष ईयर 1, पहला साल है मेरे धंधे का। तो जब पहला साल है तो मेरे पास परचेजेस मैंने 1,00,000 की थी और मेरे पास 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ठीक है, जब दूसरा साल चालू होगा तो पहले साल का जो बचा हुआ माल है वो फेंक तो दूंगा नहीं मैं, कि बचा हुआ माल है फेंक दो, उसको नाले में बहा दो। अरे भैया 15,000 रुपए लगे, तो जो 15,000 का सामान जो पिछले साल बच गया था, ये दूसरा साल जब चालू होगा तो मेरे पास पहले से है, ये पहले से ही है, तो इसको मैं पहले से 15,000 के सामान तो मेरे पास पहले से ही है। फिर मैंने अगले साल सोचा इस साल बिजनेस अच्छा चलेगा, तो मैंने उसपे दूसरे साल 1,10,000 के स्टेप रखे। 15,000 पहले से था, 1,10,000 के स्टेप रखे। ये जो 15,000 पिछले साल का बचा हुआ सामान है, इसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। इसको हम क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक, ये 15,000। तो मेरे पास अगले साल 15,000 पहले कल के पिछले साल का बचा हुआ 1,10,000 खरीद गया, तो मेरे पास बेचने के लिए टोटल सामान कितना हो गया? 1,25,000। 1,25,000। अब अगले साल क्या हुआ? दूसरे साल मेरे पास 20,000 का स्टॉक बच गया। तो
अब मैं अगर यहाँ पे COGS निकालता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो पहले साल का मेरा COGS था 85,000। दूसरे साल का COGS मेरे पास 1,25,000 में 20,000 का बच गया, तो 1,05,000 का COGS आ गया। ये है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक बदल गया। कैसे बदल गया? मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे पास इतना स्टॉक पहले से था, इतना मैंने और खरीद लिया, 1,25 का हो गया, उसमें 20,000 का बच गया। ये चीज क्लियर है? Yes, Yes, sir. यस सर। तो अब मेरे पास फॉर्मूला अब मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला में बदलते, COGS का फॉर्मूला में चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे आइटम हमारे बढ़ते जा रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला चेंज होता है। पहले मैंने क्लोजिंग स्टॉक जो लिया था, वो मैंने फॉर्मूला लिया अपना परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर जब बिजनेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक आ गया, तो मेरा फॉर्मूला बदल गया। मेरा फॉर्मूला उस केस के अंदर हो गया ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, ये फॉर्मूला बदल गया। ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, ये हो गया फॉर्मूला। तो ये COGS की कैलकुलेशंस मेरी बदलती जा रही है। पहले मेरा COGS का फॉर्मूला जो था वो अलग था। पहले मेरा ओपनिंग में से परचेजेस में से सिर्फ क्लोजिंग हटाया, फिर मैंने परचेजेस में ओपनिंग जोड़ा और फिर क्लोजिंग स्टॉक हटाया। इस केस के अंदर थोड़ा सा एक चीज और मैं बता दूं, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर, अगर बिजनेस के अंदर, मैंने अभी आपको क्या चीज बताई थी कि बिजनेस के अंदर सिर्फ परचेजेस था। जब हम अगर बिजनेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक है, तो जब आपके पास बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक है, तो आप अपने ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। तो आप जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो आप ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ आप परचेजेस भी दिखाते हैं। आपके पास ओपनिंग स्टॉक सपोज 15,000 का है, और फिर आपके पास जो परचेजेस है, तो आप ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, आप परचेजेस दिखाते हैं, ये दोनों दिखाते हैं। लेकिन अगर हम COGS दिखाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर, अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, ट्रायल बैलेंस के अंदर हम परचेजेस भी नहीं दिखाएंगे और क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिखाएंगे। हम दोनों नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि ये दोनों ही COGS के अंदर पहले से इंक्लूडेड है। COGS में पहले से इंक्लूडेड, ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूडेड है, परचेज भी, इसलिए हम इन दोनों को नहीं दिखाएंगे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक चूंकि इसमें से घटा दिया गया है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अलग से दिखाया जाएगा। यहां तक कोई प्रश्न है आपके दिमाग में तो बताइए। सर सर ये ओपनिंग स्टॉक कैसे? मतलब सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक कैसे हो गया? बिजनेस से खरीदा कॉस्ट ऑफ था गुड्स ना सोल्ड ये। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड है, मैं ये कह रहा हूँ। भाई मैं आपसे सीधी सी बात करता हूँ। मैंने आपको एग्जांपल एक सब्जी वाले का दिया। एक सब्जी वाला आज मंडी गया, मंडी से 2,000 रुपए की सब्जी लेकर आया, ठीक है, घर पे लेकर आया, उसके पास दिन के अंदर शाम को 500 रुपए की सब्जी बच गई। तो उसने कितने रुपए की सब्जी बेची? बेची गई सब्जी की लागत क्या आएगी उसकी? 2,000 की सब्जी लाया था, 500 रुपए की सब्जी बच गई, तो बेची गई सब्जी की लागत कितनी है? 1500। 1500। अब अगले दिन बात करते हैं। अगले दिन कल की 500 रुपए की सब्जी बची हुई है उसके पास में, कल की 500 रुपए की सब्जी बची हुई है एक दिन पहले की, और वो दूसरे दिन जो है सब्जी फिर से 2,000 रुपए की सब्जी लेकर आया। तो कितने रुपए की सब्जी वो दूसरे दिन बेच सकता है? 2500। 2500। उसने उसके पास 700 रुपए की सब्जी बच गई, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बेची गई सब्जी उसकी लागत कितनी आएगी? 1800। तो मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया? ओपनिंग स्टॉक
प्रारंभिक स्कंद प्लस क्लोजिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब मेरे पास बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक होता है और मुझे सीओजीएस निकालना है तो इसके अंदर हम और तो इसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक को भी सीओजीएस निकालने में जोड़ते हैं। बात समझ में आई क्या आपको? यस यस सर। सर। यस This is सर। what- अगर नहीं ओपनिंग स्टॉक तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन सीओजीएस तो भी आएगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे। हाँ, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी का इससे रिलेटेड? अब मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, इसमें एक आइटम अभी और जोड़ता हूँ जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहते हैं प्रत्यक्ष व्यय। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये हो गया कि जो एक्सपेंसेस हमें खरीदने में लगे। मैंने अब आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने आपसे कहा कि हमने परचेजेस किए गुड्स 1 लाख रुपए, लेकिन इसके अंदर प्रत्यक्ष व्यय मतलब खरीदने पे खर्चे लग गए 5,000 रुपए। तो भाई परचेजेस 1 लाख की नहीं हुई, मेरे घर में आके उसकी लागत पड़ गई 1,05,000। और फिर इसके अंदर से अगर मुझे बच गए हैं तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक को मैं 7,000 को इसमें से माइनस 7,000 को माइनस करूंगा। 1,05,000 में से 7,000 घटा दूं 98,000। 98,000 आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस उसमें जोड़ देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस उसमें जोड़ देंगे और फिर हम इनको घटाएंगे। तो हम जब परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं। तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 15,000 रुपए का, एक लाख रुपए की परचेजेस है, 12,000 के सपोज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मेरे घर के अंदर जो सामान आकर पड़ा है वो कितने का पड़ा? 1,27,000। 27,000। तो 1,27,000 का जो पड़ा है सामान, घर में आके मेरे लागत 1,27 की पड़ी। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे पास 17,000 का स्टॉक बच गया तो क्लोजिंग स्टॉक हटा दूंगा। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 1,10,000 है। तो मेरा जो टोटल फॉर्मूला है आपको जो लिखना है, ये दिस इज माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 17,000। सीओजी ये हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है दैट इज माय 1,10,000। दैट इज 1,10,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, टोटल फॉर्मूला, कुल फॉर्मूला COGS, बेचे गए माल की लागत इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये है मेरा टोटल फॉर्मूला COGS का। और मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूं, जब मैं COGS को ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा हूं, इसका मतलब मैंने उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक पहले से दिखा दिया, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अलग से नहीं दिखाएंगे। COGS को जब मैं ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा हूं तो परचेजेस भी दिखा दिए, परचेजेस को भी नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी नहीं दिखाऊंगा। ये तीनों आइटम ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि जब COGS में दिखा रहा हूं तो ये सब आ गए। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक में जरूर से दिखाऊंगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने घटा दिया इसमें। तो जब COGS को हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं
उस केस के अंदर हम ये 3 आइटम जो है ये मैं ट्रायल बैलेंस पे नहीं दिखाता हूं। तो ये तीनों आइटम मैं ट्रायल बैलेंस पे नहीं दिखाऊंगा। ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिखाऊंगा, परचेज भी नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं दिखाऊंगा, तीनों नहीं दिखाऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा। इज दैट ओके? यस सर। Yes, यहाँ sir. तक कोई Yes, डाउट sir. है किसी, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो ये हुआ हमारा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब। मैंने इसके अंदर उस हिसाब से समझाने की कोशिश की कि जिनको नहीं मालूम, कुछ बच्चों को जानकारी थी ओपनिंग इसके स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की, ट्रायल बैलेंस में क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते, लेकिन कुछ को नहीं होगी, जिस हिसाब से मैंने समझाया कि सबको समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. यस सर। अब दो टर्म्स और हैं जो मुझसे पूछे गए थे। एक तो ओड टू अस, ओड बाय अस, और एक और पूछा गया था प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हम अगली कभी क्लास में लेंगे, लेकिन आज ओड टू अस, ओड बाय अस ये बता देता हूँ, बहुत छोटा सा टर्म है, समझ जाए। ठीक है, ये जब आपसे ये कहा जाए कि अजय ओड अस, अजय ओड अस, तो ये जो ओड अस है इसका मतलब अजय, पहले तो ये समझिए, जो ओड है, ओड वर्ड का मतलब ये होता है बकाया। ओड का जो मतलब होता है वो होता है बकाया। ये रहा बकाया, ओड का मतलब होता है बकाया। अगर एक से ऐसे क्वेश्चंस में चीजें, सेंटेंस दिए रहते हैं, जैसे दिया रहता है यहाँ पर एक दिया है सेंटेंस, जैसे समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिया, राहुल बिकेम इंसॉल्वेंट, राहुल दिवालिया हो गया। हु ओड अस, हु ओड इज ₹2,000, यहाँ पे मैं हु ओड अस लिख सकता हूँ, हु ओड अस, जिसने हमें, जिसको हमें 2,000 रुपए देने थे, उसे फाइनल डिविडेंड ₹1 में 60 पैसे मिले। अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो हिंदी के अंदर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, राहुल जिस पर 2,000 रुपए बकाया थे, उससे हमें लेने थे, बकाया थे। तो यहाँ पर ये 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। हु ओड अस मतलब उस पर बकाया थे, उसके ऊपर बकाया थे। अजय ओडस, तो आप मुझे बताइए, अजय से मुझे लेने, अजय के बकाया है कि मेरे अजय पर बकाया, मुझे अजय को देने? अजय से लेने हैं। अजय से लेने। हु ओडस, जो अजय को हम, बकाया हम पर है, हमको देना है उसको पैसा। तो एक तरह से अगर मैं कहता हूं अजय ओड अस, तो अजय हमारा डेटर हो गया, देनदार हो गया, अजय हमारा देनदार हो गया। अजय को हमने पैसे, अजय से लेने, पैसे लेने हैं, अजय से पैसे लेने, अजय ओड अस, अजय ने हमें देने। अगर मैं कहता हूं ओड टू अजय, अजय को अब हमारा ये इसका ओड टू उसको देने, हम उसको, हमको हमारा बकाया है उसकी तरफ। तो यहाँ पे अजय जो है हमारा क्रेडिटर हो गया और हमें पैसे देने हैं, उसको, हमें उसके पैसे देने। तो यहाँ पर ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओड टू, इसको तो हमें उसको देने, ओड टू अस, अगर वो, अच्छा, इसको ओड टू अजय भी कह सकते हैं और ओ अजय ओड अस भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको बाय भी लगा सकते हैं यहाँ पे, मैंने ओड बाय, अब ये थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, ओड बाय अस, हमारे द्वारा बकाया थे, हमारे द्वारा। अच्छा बताइए, ओड बाय अस का हिंदी में मतलब होता है हमारे द्वारा बकाया थे। अब हमारे द्वारा बकाया है तो ये हमें देने हैं पैसे कि हमें लेने? देने।
हम हमारे नहीं, द्वारा नहीं। बकाया, हमारे द्वारा बकाया, हमारे द्वारा बकाया। और अगर मैं कहता हूं हमको बकाया है और टू अस, हमको बकाया है, तो इन दोनों में फर्क है। हमारे द्वारा बकाया है और हमको बकाया, हमारे द्वारा बकाया है। और मैं बोलूं हमको बकाया, सेकंड मैं आपको बताता हूँ, हमको बकाया और हमारे द्वारा बकाया। तो यहाँ पर इन शब्दों का मतलब ये, हमारे द्वारा बकाया है और हमको बकाया, ये हमारे द्वारा बकाया मतलब हमें हमको देना, ओड बाय अस मतलब हमारे द्वारा बकाया। तो हमारे द्वारा बकाया है तो हमें पैसे देने हैं कि हमें पैसे लेने? देने हैं सर। देने हैं सर। और देने हैं हमको सर। बकाया है, हमको बकाया हमें दे, हम तो हमको अगर बकाया है तो हमें पैसे लेने। हाँ। हाँ। तो ये ओड टू अस और ओड बाय अस का ये फर्क है। तो ये चीज थोड़ा सा ओड टू ओड बाय देखना पड़ेगा, किसको देने, ओड टू हमको देने कि हमें देने। तो ये कुछ इस ढंग से इस चीज को समझना। तो ये कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए यहाँ पे, समझ में आए कि नहीं आए? यस सर, आगे। यस हाँ सर। सर। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और अब आप आगे के क्वेश्चंस जो बच्चे कर रहे हैं, कुछ ने 10th शीट भी कर ली, भेज दी है, तो मैं उसके आगे आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। जनरल लेजर, अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा जिसमें जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस भी पूरा बनाना रहेगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर भी चीजें हुई हैं और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, वो गलत दिया हो सकता है, उसको सही करना होगा, और वो भी होंगे। और फिर उसके बाद हमको सब्सिडी बुक्स लेनी, ठीक है। सब्सिडी बुक, ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस हो जाने के बाद हम सब्सिडी बुक लेंगे जिसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक वगैरह सब चीजें आएंगी। बाकी सारे बच्चे भेजते जाएं अपने काम को टाइम टू टाइम फटाफट करके। सर, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं सर? देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो पहली चीज जैसे कहा था, एक तो प्रत्यक्ष व्यय, जैसे नाम ही है तो इसको खरीदने में होते हैं। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फैक्ट्रियों से जुड़े रहते हैं। जो भी ऐसे खर्चे, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैं बात करूं, जो भी खर्चे हमारे परचेजेस से जुड़े हैं, जो भी खर्चे हमारे प्रोडक्शन से जुड़े हैं, उन सबको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? इसके अंदर आते हैं हमारे फ्रेट, फ्रेट बोलते हैं भाड़े को, जो भाड़ा लगता है एक जगह से दूसरे जगह भेजने। एक बोलते हैं कैरेज, कैरेज माने जो लोडिंग रिक्शा या वगैरह के खर्चे, इसको कार्टेज भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे खर्चे जिनको डायरेक्ट ही माना जाता है जब तक ये नहीं दिया हो कि बेचने पर। एक होता है चुंगी, जो हम एक टोल टैक्स जो देते हैं। फिर एक होता है फैक्ट्री का, जो जहां पे फैक्ट्री वर्ड आ जाएगा वो डायरेक्ट जाएगा। फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री की लाइटिंग, ठीक है, फैक्ट्री का फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री में जो मैनेजर काम करता है उसकी सैलरी, ठीक है, जहां पे भी फैक्ट्री वर्ड आ गया। फिर अगर कहीं प्रोडक्शन वर्ड आ गया तो वो भी वो डायरेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन वेजेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड वेजेस। अगर ये आ गया प्रोडक्शन सैलरी, प्रोडक्शन सैलरी, प्रोडक्शन से सैलरी, या फिर फैक्ट्री सैलरी, स्टाफ की सैलरी, ये डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पावर, पावर जो होता है हैवी ड्यूटी की बिजली होती है जो फैक्ट्री में लगती है। ऑफिस में तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली लगती है, यहाँ पे जो हैवी ड्यूटी की, तो ये सारे खर्चे मानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो खर्चा है, जैसे कि आपका फ्रेट है, भाड़ा, ये कब लगता है? जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। कैरेज और कार्टेज लोकल भी होता है, जैसे ठेले से भेजा, लोडिंग रिक्शा से भेजा आसपास, वो कैरेज कार्टेज होता है। इन खर्चों को जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं हो हम डायरेक्ट ही माना, ठीक है। और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो नाम से लगते हैं कि डायरेक्ट है कि नहीं, नाम से लगता है, नाम से ही लग रहा है फैक्ट्री से रिलेटेड है, डायरेक्ट ही हो गए।
प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उत्पादन से रिलेटेड है तो डायरेक्ट हो गया, पावर तो उत्पादन से रिलेटेड है। ऑक्ट्रॉय जब तक नहीं दिया हो तो भी हम डायरेक्ट लेते हैं। तो ये ऐसा माना गया। इसके पीछे ये नहीं कह, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसके पीछे ये नहीं है कि फ्रेट जो है माल बेचने में नहीं लग सकता, सिर्फ खरीदने में लगता है, बेचने में भी लग सकता है। लेकिन अब क्या करें, अकाउंटेंट्स ने एक तरीका निकाला कि भाई जब तक नहीं दिया हो तब तक इसको डायरेक्ट मार, नहीं तो क्वेश्चन में सिर्फ फ्रेट दिया तो आप सोचते रहोगे डायरेक्ट लूंगे, डायरेक्ट लूंगे, कैसे लूं? ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं, कैरेज और काटेज है, इसको हम डायरेक्ट ही मानते हैं। तो कोई भी खर्चा जो उत्पादन से संबंधित हो, क्रय से संबंधित हो, वो सब डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है सबसे। ठीक है, यस ओके सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का ग्रुप ए में? क्या ठीक है।